अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, ऑल पार्टीज़ मीटिंग की अपोजिशन जमातों की, और उसके बाद एक बड़ा तफसीली 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एलामिया जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी जो मौक़िफ़ है उसको वाज़े किया है और 3 बड़े मुतालबात किए हैं। उन्होंने कहा जी तमाम मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो ग्रैंड डायलॉग करें, नए मिसाक़े जमहूरियत की तरफ बढ़ा जाए और एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जनूबी अफ्रीका के तर्ज पर कायम हो, जिसमें मुल्क में आइन से इनहराफ किसने किया, क्यों किया गया, जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया गया और लोगों की जो हुकूक है उनको सल्ब किया गया, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, चीज़ों की निशानदही की जाए और फिर उसके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ। अब ये बात और ये जो इक़दामात हैं इनकी ज़रूरत के ऊपर और इनके ऊपर हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं, सवालात भी उठा चुके हैं, लेकिन क्या इस वक्त माहौल भी है कि इसके ऊपर अमल हो? ये सब कुछ ज़रा डिस्कस करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से, क्योंकि इसके ऊपर जो रद्द अमल आया है हुकूमती, उसमें तो ये कहा जा रहा था तारड़ साहब की जानिब से कि मज़हिका ख़ेज़ एलामिया है, ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर दूसरी जानिब तलाल चौधरी साहब ने भी रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हो, हुकूमत हो, वो तो बार बार अपोजिशन को, खासकर PTI को बात करने की ऑफ़र दे चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ से जो मुड़ती है वो PTI ही है। ऐसे में ज़रूरत कितनी है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन और नए मिसाक़े जमहूरियत की, और क्या इसके लिए माहौल भी है? ये सब डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा क्या समझते हैं ये जो मुतालबात किए गए हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन सबसे पहले ये आ रहा है कि आप लोग बात तो करते हैं बैठने की, बैठते तो आप खुद नहीं हैं। ये मुतालबात इस वक्त करने का मकसद, क्या आपको लगता है कि इस वक्त बैठने के लिए कोई संजीदा भी है, और ख़ासकर अपोजिशन जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बैठना नहीं चाहते? मैडम शेख, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मुतालबात हैं क्या। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के झंडे तले 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि कौमी डायलॉग जो है वो वक्त की ज़रूरत है, नया मिसाक़े जमहूरियत, हाइब्रिड निज़ाम का ख़ात्मा, सियासी कैदियों की रिहाई, इमरान खान बुशरा बीबी के केसों की जल्द सुनवाई और मईशत पर अदम एतमाद के 45% गुरबत की लकीर के नीचे जा चुका है पाकिस्तानी, बेरोज़गारी की शरह 22% है और नौजवानों में 30% है। चीफ़ जस्टिस का ओहदा नुमाइशी रह गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जिन्होंने ख़त लिखा था वो हमारे हीरो हैं। 2024 का इलेक्शन मुस्तरद, आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन वक्त की ज़रूरत, वाइट हाउस मीटिंग में जो कुछ हुआ वो सामने लाया जाए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, जजेस तक तकर्री का तरीक़ाकार मुतनाज़ है, बदला जाए, मीडिया पर पीका कानून जैसी पाबंदियाँ हटाई जाएँ। 9 मई पर जो अपोजिशन लीडर्स को सज़ाएँ मिली वो एक स्याह दिन था और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हकूक़ बहाल किए जाएँ, GB को, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए और फिर आगे कारोकारी, सेनेट के इख्तियारात, कौमी असम्बली जितने, सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त, ग्रीन इनिशिएटिव मनसूबा, लापता अफराद, पानी की तकसीम, फाटा मर्जर, NFC अवार्ड, अकलीतों के हकूक़ और अपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सारा था। मैडम शेख, ये तो थे अपोजिशन के मुतालबात। ज़रा अब इस पर हुकूमत का रद्द अमल मुलाहिज़ा फरमाएँ। इंतज़ामिया ने मकामी होटल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख करवाई, ये अपोजिशन वाले कह रहे थे, और अता तारड़ साहब का पहला रद्द अमल क्या आया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ख़ानदान रियल स्टेट माफिया है, और इरफान सदीकी साहब बोले कि अपोजिशन एलामिये पर BLA की छाप है, ये शर्मनाक है। अब आप बताइए कि अपोजिशन क्या कह रही थी और हुकूमती रद्द अमल क्या था, और इसमें बताइएगा कि मज़का ख़ेज़ रद्द अमल किसका था, अमल मज़का ख़ेज़ था या रद्द अमल मज़का ख़ेज़ था। अब तीसरी बात मैडम शेख, जो आपका सवाल है वो सवाल ये है कि क्या सियासी माहौल है या इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसमें ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना हवाना कुछ नहीं मैडम शेख। कब किसी हुकूमत ने अपोजिशन की सुनी है? जब से हम देख रहे हैं, कब किसी हुकूमत ने अपोजिशन की सुनी है? कब कोई अपोजिशन, ये फ़िक्रा बड़ा गौर तलब है मैडम शेख, कब कोई अपोजिशन हुकूमत में आकर अपने अपोजिशन दौर के मौक़िफ़ पर कायम रही है?
अपोजिशन में जमहूरियत की बातें, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बातें, आज़ाद सहाफ़त की बातें, आज़ाद अदलिया की बातें, आज़ाद इलेक्शन की बातें, पार्लियामेंट के तकद्दुस की बातें, वोट की इज़्ज़त की बातें, सिविलियन बालादस्ती की बातें। लेकिन जब वो हुकूमत में आती है अपोजिशन तो हवा के घोड़े पर फिरौनियत के नए रिकॉर्ड कायम करती है। जो भी हमने अपोजिशन भुगती है वो हुकूमत में आई और उसने यही किया। ये 78 सालों से टॉम एंड जेरी का खेल जारी है मैडम शेख, दायरों का सफ़र, जालिम मजलूम का सफ़र। और मैडम शेख ये जो मिसाके जमहूरियत को हम लेकर फिरते हैं ना, ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि ये मिसाके जमहूरियत तब हुआ था जब दोनों पार्टियाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब की विक्टिम थीं, दोनों पार्टियां इक़्तिदार से और मुल्क से बाहर थीं, दोनों पार्टियों का मफाद इसी में था कि मिलकर कोई राह अपनाई जाए ताकि कोई वापसी हो सके। इनमें से कोई भी एक पार्टी अगर उस वक्त हुकूमत में होती और दूसरी बाहर होती तो कभी भी मिसाक जमहूरियत ना होता, क्योंकि ना इनको मिसाक से कोई गर्ज है, ना इनको जमहूरियत से कोई गर्ज है, ना इनका किसी मिसाक से कोई तल्लक है, ना इनका किसी जमहूरियत से कोई तल्लक है। ना ये आज जो बहुत मैं उनके खलूस पर नहीं करना चाहता, उन शक नहीं करना चाहता, लेकिन यही लोग जब इक़्तिदार में थे तो कहाँ थी हमारी आज़ादी सहाफ़त, कहाँ थी हमारी आज़ादी अदलिया की आज़ादी, कहाँ थे पार्लियामेंट का तकद्दुस, कहाँ थे वोट की इज्जत। लेकिन जब ये अपोजिशन में आते हैं तो ये करते हैं। और अब और मैडम शेख ये याद रखिएगा कि हो सकता है कल मैं और आप हम सारे बैठे हों और ये अपोजिशन हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग अपोजिशन कहीं किसी अपोजिशन में हो और उसकी होटल की बुकिंग मनसूख हो चुकी है और वो किसी के घर में बैठकर यही एलामिया जारी कर रही है और हम फिर उस पर डिस्कस कर रहे हो कि क्या इनके मुतालबात माने जाने चाहिए। मुतालबात 90% मैडम शेख ठीक हैं, उन पर बात होनी चाहिए। 10% कौन सा गलत लगा आपको? मैडम शेख 26वीं आईनी तरमीम ये कब खत्म करेंगे? नहीं करेंगे। और जजेस का करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है सर, लेकिन सवाल ये है ना कि ये जो मुतालबात किए गए हैं ये कितने दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है मैडम, ठीक है। लेकिन बातचीत तो शुरू की जा सकती है और अगर 10% को निकाल दिया जाए, 20 को निकाल दें, 50 को निकाल दें, तो अपोजिशन के साथ एक कमेटी बना लें और कहें कि चलो जी कब उस कमेटी ने कोई फाल होना है, कब उस कमेटी ने। चलिए इसके ऊपर मैं जरा आती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर जरा आती हूँ सर, क्योंकि उसके ऊपर भी एक रिजर्वेशन जाहिर कर दी है। बेनज़ीर आप कहिएगा, ये जो मुतालबात सामने आए हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या ये तफसीली तो हैं लेकिन क्या उतने मरबूत भी हैं जिनसे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जैसी एक कॉन्वर्सेशन? अलीना, जब भारत में ऑपोजिशन तनकीद करती है पार्लियामान में तो हम क्लिप्स भी चलाते हैं, हम उस पर बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी डिस्कशन होती है, हमारे बुज़रा भी उस पर बात करते हैं। लेकिन जब हमारी ऑपोजिशन बैठती है तो हम क्या करते हैं, हमारी रियासत ताला लगा देती है होटल में। जब वो अपने मुतालबात सामने रखते हैं तो बजाय इसके कि हमारे वुज़रा आके उन मुतालबात पे बात करें, वो ज़ाती हमले शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये हुकूमत खुद ही बता रही है, ये रियासत बल्कि ख़ुद बता रही है कि वो कितने संजीदा हैं बातचीत करने के लिए, डायलॉग के लिए। इस वक्त अलीना, ये बात मैं पहले भी शो पे कर चुकी हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक तहरीक की ज़रूरत है और उस तहरीक से आप ये सारी चीज़ें अचीव हासिल कर सकते हैं, जैसे आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, नेशनल डायलॉग है। ये जो पिछले हफ्ते ऑपोजिशन की ये जो मीटिंग हुई है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन नहीं थी, सिविल सोसाइटी से लोग थे, बलोचिस्तान से बहुत सी आवाज़ें थी, मेरी राय में ये एक बहुत अहम और बहुत अच्छी सियासी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि एक डायरेक्शन सेट की गई है, एक एंड गोल सेट किया गया है। जो भी मुहिम, जो भी तहरीक चलेगी, उसका एंड गोल ये होगा कि हम चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, मीडिया की आज़ादी हो, 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। और गोल्स ऐसे ही होते हैं लीना, एक आइडियलिस्टिक गोल्स होते हैं जिसके लिए फिर आप काम करते हैं। अब ऑपोजिशन जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन है हमारे मुल्क में, वो है तो पीटीआई। और पीटीआई ने बहुत दफ़ा कोशिश कर ली, अकेले अपनी तहरीक चला के एहतजाज करके, उनको कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ।
अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं है। मेरी राय में ये प्लेटफॉर्म जो भी जमहूरी सोच रखते हैं हमारे मुल्क में, सिविल सोसाइटी है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और पीटीआई के लिए तो मैं कहूँगी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों के साथ बैठें, और ये एंड गोल होना चाहिए आपका। आपका एंड गोल अभी तक होता था, ठीक है आपके लीडर हैं इमरान खान साहब, आप चाहते हैं उनकी रिहाई हो, लेकिन आप, और ये मैं पहले भी इस शो पे पूछ चुकी हूँ कि पीटीआई तारीख में कैसे पहचाना जाना चाहती है, क्या आइडेंटिटी चाहती है, और अवाम के लिए या उन वोटर्स के लिए क्या करना चाहती है जिन्होंने इनको वोट दिया। ये है वो एंड गोल्स, ये है वो चीज़ जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अलीना, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि मैं इतनी कन्विंस नहीं हूँ कि ये तहरीक कितनी आगे बढ़ सकेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे इन बातों पे यकीन करेंगे या उनको मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ठीक है, हुकूमत का तो हमने देख लिया जो रवैया है, लेकिन क्या इमरान खान साहब नेशनल डायलॉग के लिए तैयार होंगे? क्या इमरान खान साहब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहते हैं? क्या वो उसके सामने पेश होकर अपनी गलतियाँ मानेंगे? क्या वो वाकई में चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो हमारे मुल्क में, जहाँ पे उन जो ट्रोल्स हैं उनके, वो उनको सहाफ़ियों को काम करने दे? तो ये वो सारे सवालात हैं जो पीटीआई से भी पूछे जाने चाहिए कि वो कितने संजीदा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी शो पे ये बात की थी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मुल्क की जो सिविल सोसाइटी है, जो जमहूरी पसंद आवाज़ें हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हम इंतज़ार करें कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करेंगे। इस वक्त सिर्फ पीटीआई को कमज़ोर नहीं किया जा रहा, जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है जो इस वक्त हो रहा है। और ये प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से अलीना बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त, क्योंकि हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव क्या है कि खामोश होकर बैठ जाए और फिर जो हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है वो करता रहे, यही है ना ऑल्टरनेटिव। या फिर आप तहरीक कोई चलाएं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी एचआरसीपी की बात की, उन जजेस की बात की जिन्होंने 6 जजेस जिन्होंने ख़त किया अलीना, हाँ। वो जो 6 जजेस जिन्होंने वो ख़त लिखा था, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हमारी सिविल सोसाइटी के लिए, हमारे वकला के लिए, हमारी मीडिया के लिए, हमारे जो भी ऑपोजिशन की जमातें हैं। वो एक बहुत अच्छा मौका था जब आपके जजेस कह रहे थे कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, कि मीडिया और बाकी भी कहते हैं कि हाँ हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए, हमें एक जमहूरी निज़ाम चाहिए इस मुल्क में। तो तहरीक की बहुत सख्त ज़रूरत है, और बिल्कुल इस जितने ज़्यादा इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, जितने ज़्यादा लोगों को और आवाज़ों को शामिल किया जा सकता है, ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मसला यही है महमल, तब भी और अब भी, कि जब तक तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं होंगी तब तक ये खाका किस तरह से रियलिटी में बदलेगा। आपने रद्द-ए-अमल देख लिया हुकूमत का, आपने रद्द-ए-अमल देख लिया मुख्तलिफ जमातों का जो कि हुकूमत में शामिल हैं या कहीं ना कहीं इत्तेहादी हैं, तो फिर सबको ऑन बोर्ड लिए बगैर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए लीना, आपके सवाल के दो एंगल हैं। एक तो है कि क्या ये ज़रूरत है, और दूसरा है क्या माहौल है। अच्छा, जहाँ तक ज़रूरत की बात है, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों के लिए ये इसकी बहुत अशद ज़रूरत है, और वो उन सियासी जमातों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, और सियासत की सर्वाइवल की ज़रूरत है, और जमहूरियत के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। ये बात जरूर है, माहौल के ऊपर मैं आऊंगी कि हाइब्रिड निज़ाम और वो सब उसके अंदर क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं हो सकता, या क्या उसके अंदर रुकावटें हैं, लेकिन ज़रूरत क्यों है लीना। देखिए 2018 में जब पहला हाइब्रिड यानी करंट फॉर्म में जो हाइब्रिड है वो आया, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ने, यानी कि ये जो जमातें आज जो हुकूमत के अंदर है, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है साइन करें। उन्होंने खान साहब को एक ऑफर की, उसके अलावा ग्रैंड डायलॉग की भी बात की। ठीक है, पीटीआई ने उस चीज़ को नहीं माना, लेकिन वो जमातें जो बड़ी जमातें थी वो ये देख रही थी कि ये हाइब्रिड निज़ाम अगर नया मिसाक जमहूरियत ना साइन हुआ, या आगे ना, या मिसाक मीशत भी ना हुआ, तो हम लोग जो है जमहूरियत की स्पेस सीड करते करते सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एक बंद गली में चली जाएंगी। वो उन्हें उस वक्त नजर आ रहा था ये चीज। अच्छा, फिर हमने देखा उसके बाद पीडीएम 1 आती है, वो फिर डायलॉग की बात करते हैं, वो फिर कहते हैं हमारे साथ बैठ जाए। उस वक्त भी पीटीआई जो है वो नहीं बैठती, वो समझती है कि क्योंकि उनकी एक मकबूलियत है, बाकी जिस तरीके से भी उनका चल रहा था, तो उनको लगता है कि इनके साथ नहीं बैठना, क्योंकि ये बाकियों के साथ बैठ जाएंगे, हम तालिबान के साथ भी बैठ जाएंगे, हम नेशनलिस्ट के साथ भी बैठ जाएंगे, सबके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन हमने इन दो जमातों के साथ नहीं बैठना। वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी। अच्छा, अब जो इस वक्त है पीडीएम 2, उसके अंदर भी एक डायलॉग शुरू हुआ, महीने के लिए हुआ,
और वो भी फिर पीटीआई ने ख़त्म कर दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पीटीआई ने मिस की, इसमें एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर दिया। और अब हाँ, हम कहते हैं कि क्या ये हुकूमती जमातें जो है क्या ये चाहती हैं कि कोई डायलॉग हो, क्योंकि एक हाइब्रिड निज़ाम है। आपको ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं होगी, उसके अंदर तो बहुत चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलो रीना, कि जब इन बड़ी जमातों के जो कि बेनिफिशरीज हैं इस वक्त हाइब्रिड के, जब आप उनसे प्राइवेटली बात करें, कुछ उनके लीडरान पब्लिक में भी कहते हैं लेकिन मोस्टली प्राइवेट में ये बात मानते हैं कि ये जो करंट हाइब्रिड निज़ाम है ये इतना ज़्यादा सीमेंट होता जा रहा है कि हमारे पास कोई सियासत बची ही नहीं, हमारे पास कोई चीज़ रह ही नहीं गई। तो अगर हम सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी अभी भी, और अगर हम ये समझते हैं कि आज हम बेनिफिशरीज हैं, कल को हम इसके विक्टिम भी हो सकते हैं, तो अगर हम इकट्ठे ना हुए, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने ना साइन किया, या हमने कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ना बनाई, तो फिर पाकिस्तान में आप भूल जाएं कि आगे कोई जमहूरियत होगी। ये जो घुटन का माहौल इस सकता है, इसका भी बेनज़ीर भी बात कर रही हैं, हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। ये जो घुटन का माहौल है ये वर्ष से वर्ष तर होता रहेगा। ना आप ये देखें कि 2018 की जो पहली हाइब्रिड थी उसमें जब पीडीएम बनी, तो ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने यही बात की कि उनको एनओसी नहीं लेना पड़ा, कोई रोक ही नहीं की उनकी। कौन अब सिर्फ मैं माहौल पे थोड़ी सी बात करूं, माहौल इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है। 26वीं तरमीम भी होगी, 2 अक्सरियत भी मिलेगी असम्बलियों के अंदर, हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं इस वक्त, तो जो एक सुपर पावर है, बाकी भी सारा कुछ हमारा निज़ाम ठीक चल रहा है, जंग भी अभी हम जीते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है पीटीआई या बाकियों के साथ बिठाएं। ये एक प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ये हो ना पाए, लेकिन होना जरूर चाहिए। नहीं, ऑल्सो मिसाक जमहूरियत, या इससे बढ़कर अगर साउथ अफ्रीका की तर्ज के ऊपर जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कमीशन बनता है फिर तो हर चीज़ आपको करनी भी होगी पिन पॉइंट, और उसके बाद ये निज़ाम अगर जाता है तो उसकी तरफ भी आपको बढ़ना होगा। क्या मौजूदा सेटअप इससे कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है? तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो अपोजिशन के ऊपर भी वो बार जाएगा। 9 में सबसे बड़ा मसला पीटीआई को भी फिर एतराफ़ करना पड़ेगा खान साहब को कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ नहीं हुई। क्या उस चीज़ के ऊपर भी बात हुई है, या ये हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और मिसाक जमहूरियत के मुतालबे के ऊपर तजिया तबसरा हम कर रहे हैं। शायद भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ज़रूरत के ऊपर तो सभी इत्तफाक करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, काबिल अमल है या नहीं है, इस वक्त ये मेन मुद्दा है। भट्टी साहब, ठीक है, बात खुलेगी, सिर्फ इसका बार फिर हुकूमत के ऊपर नहीं, फिर तो अपोजिशन को भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पर भी अभी ब्रेक से पहले हमने बात की, इमरान खान को भी फिर बहुत सारी हकीकतें उन पे एतराफ़ भी करना पड़ेगा, और फिर अगर सच बोलना है, गलतियों को मानना है, फिर उसके ऊपर रिकन्सिलिएशन के लिए माफ़ी भी होगी। आपको लगता है इमरान खान साहब इसके लिए तैयार भी हैं? मैडम शेख, अभी बात हुई थी कि साउथ अफ्रीका की आपने बात की थी, जहाँ ये कमीशन बना था। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ हमारी किस्मतें इतनी कहाँ, नसीब कहाँ कि हमें कोई नेल्सन मंडेला साहब की कार्बन कापी भी मिले। वहाँ जो सब कुछ हुआ उसकी वाहिद वजह नेल्सन मंडेला साहब थे कि वो जेल से निकले और उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, और फिर बात आगे बढ़ी। जहाँ तक मैडम शेख ये है कि 9 मई का आपने ज़िक्र किया, अब 9 मई से आगे बढ़ना चाहिए हमें। क्यों कि आप 9 मई एक स्याह दिन था, शर्मनाक दिन था, कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसकी सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं। अब वो जो है कि उस पर कोई माने ना माने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सज़ाएं मिल चुकी हैं और आगे मिलेंगी। तो जब एक जुर्म किया और उसकी सज़ा मिल गई, तो अब मामला अदालतों में है। अब तो इसको दरमियान में आना ही नहीं चाहिए, अब तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अब हाँ, उस वक्त आना चाहिए था कि जब एक ये सज़ाओं से पहले कि आप माफ़ी मांगें या आप माज़रत करें और आगे बढ़ें। जब एक जुर्म हो गया और उसकी अदालतों में मुकदमे चले, और उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अदालतों में मुकदमे चले और सज़ाएं हो गई, और उसके बाद अगली सज़ाएं हो जाएंगी, और उसके बाद अगली अदालतों में मुकदमा चला जाएगा। तो अब इससे आगे बढ़े। नंबर 3, आपने कहा इमरान खान साहब, गो के इमरान खान साहब कमीशन की बात कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, बहुत सारे मामलात पर कमीशन की बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर कमीशन की बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत इस हवाले से 1% भी संजीदा होगी। अगर आप समझते हैं कि आपने इमरान खान साहब को ये जाहिर करना है कि वो संजीदा नहीं है, तो हुकूमत माहौल बनाए, हुकूमत आगे बढ़े,
तहरीक इंसाफ को उसके जायज़ कुछ रिलीफ दे। छोड़िए बल्ला, मैंडेट, मखसूस नशिस्तें, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियां छोड़ दीजिए साइड पर रखिए। माजरत सर, 2 पॉइंट से एक पहले वाले का तो जवाब बाद में देते हैं, लेकिन ये बताएं ना, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर मुतालबा तो अपोजिशन कर रही है, मुतालबा तो पीटीआई कर रहे हैं, और ज़रूरत भी इस वक्त ज़्यादा पीटीआई के ऊपर जो सारे के सारे मामलात हो रहे हैं उसके लिए आगे बढ़कर उसको कुछ करने की, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो बिठाया इनको साथ, ये बार बार उठ के चले जाते हैं मुज़ाकरात की मेज़ से। मैडम शेख, पहली बात तो आप किसी, मैं इत्तफाक नहीं करता कि ये पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई भुगत रही है और भुगत लेगी। ये पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। चले सर, इवन अगर सिस्टम की हमारी भी जरूरत है तो ये बताएं ना, अगर हम ये कह रहे हैं बार बार एक पार्टी चली जाती है, फिर मेरी आपकी और हुकूमत की और अपोजिशन सारों की जरूरत है कि जिसमें सारे सांस ले सकें। सही। और अगर मिसाल के तौर पे कि इस अपोजिशन ने या इस एपीसी ने, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, इसने मुतालबा किससे किया? हुकूमत से। हुकूमत ने आके जवाब क्या दिया है आप ये देखिए। और फिर हुकूमत अगर थोड़ा बहुत रिलीफ कर दे, छोड़ दें बाकी सारा, थोड़ा सा रिलीफ दे, थोड़ा सा एतमाद बहाल करे, थोड़ा सा इनको कहे कि आप जलसा कर लो, आप जुलूस कर लो, आप रैली निकाल लो, आप विद इन आइन और कानून के तहत आप पे कोई दफ़ा 144 नहीं, आप हमारी जलसा कानून साजियों के अंडर नहीं आएंगे, थोड़ा सा सांस लेने की इनको रिलीफ देगी तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। अपोजिशन के पास तो कुछ भी नहीं है ना सिवाय मुतालबे करने के, और अगर बहुत तीर मार लिया मेरे पास इससे मुतालिक एक और भी सवाल है, लेकिन आपके जो पहले 2 पॉइंट्स हैं मैं चाहती हूँ जरा उसका जवाब ले लें, उसको कॉन्वर्सेशन में शामिल करें। बेनज़ीर, ये बताएं, भट्टी साहब कह रहे थे जुर्म सज़ा हो गई, जुर्म की सज़ा हो गई, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, अब 9 मई के ऊपर गलती तस्लीम करने वाला मुद्दा बंद हो जाना चाहिए। अलीना, मैं तो बड़ी क्लियर हूँ, मैं तो पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ कि 9 मई पे मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि सर आप माफ़ी मांगें और ख़त्म कर दें केसेस। मेरे ख़्याल से वहाँ पे जो मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसे प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए कि आज केस हो और कल उनकी हुकूमत आ जाए तो वो केसेस सारे ख़त्म हो जाएँ। इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए है, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही हमारे मुल्क में ये है कि एतमाद नहीं है हमें सिस्टम पे। माहौल ऐसा आपने बना दिया है कि जब प्रोसिक्यूशन होती भी है, सज़ाएं दी भी जाती हैं, तो आपको नहीं पता कि क्या वो सही सज़ा दी गई है या वो इंतकाम लिया जा रहा है। दूसरी बात माहौल की हो रही थी अलीना, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोग की एक ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। जो अपोजिशन अलायंस की जो मीटिंग थी ये इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें थी, सिर्फ सियासतदान नहीं। बेनज़ीर, आप राइटली पॉइंट आउट तो कर रही हैं कि सिविल सोसाइटी को करनी चाहिए, और प्लीज़ फील फ्री मेहमल टू जॉइन इन कि बेनज़ीर सही तो कह रही हैं कि सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, इसके अंदर रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए, सियासी जमातें बाद में। बट मसला ही सियासी जमातों का नहीं है। जब एक सियासी जमात ये कहती है कि मुझे इनको हटा के मुझे इक़्तिदार में लाओ, मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक इनको हटाओगे नहीं, मुझे इक़्तिदार में नहीं लाओगे, इवन जो उनके खिलाफ सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करेंगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए रीना, ये बात दुरुस्त है। अगर जब तक कि सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी और जब तक कि सियासी जमातें ये रियलाइज नहीं करेंगी कि हमने ओवरऑल एक हाइब्रिड निज़ाम का जो है उसका मुकाबला करना है, और देखिए इसको रोल बैक करना है। ये नहीं होगा कि अगर सारी जमातें जो है मिसाक जमहूरियत उन्होंने कर भी लिया तो उसी ये कोई ओवरनाइट चीज़ हो जाएगी या बड़ी कोई जल्दी होगी। नहीं, जितनी स्पेस सीड हो चुकी है 2018 से लेकर 2025, यानी कि ये जो 7 साल है, इनके अंदर जितनी स्पेस उठाकर आपने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दी है, इसको वापस भी लेना, उनसे पावर वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके ऊपर टाइम लगेगा, और उसके लिए आपको आज़ाद अदलिया की ज़रूरत होगी, आज़ाद मीडिया की ज़रूरत होगी, और सिविल सोसाइटी तो वैसे खड़ी होती है ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री हमारे यहाँ, तो सिविल सोसाइटी भी साथ होगी। लेकिन जब तक ये सियासी जमातें नहीं करेंगी, क्योंकि अगर तो ये सोच है ना कि मकबूलियत की अब ज़रूरत नहीं, और ये हमने देखा है 2018 से लेकर अब तक जिस तरह से 2018 और 2024 में हुआ कि जी मकबूलियत की ज़रूरत नहीं, कबूलियत की ज़रूरत है। और अगर ये ही चीज इस तरह से चलती रही तो जो अगले इलेक्शन होने उसके अंदर भी यही सोचोगी ना कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो जिसके ऊपर हाथ रख दिया जाएगा उन्होंने ही आना है, तो अवाम की पजीर आई कि हमें क्या जरूरत है। ये सोच
खत्म भी करनी है और इसको रोल बैक भी करना है और जमहूरियत को बचाना भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सियासी जमातों की भी जरूरत है, और बहुत सारे सियासतदान जो है प्राइवेटली ये बात मानते हैं, पब्लिकली क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम है, एक सेम पेज का निजाम है, तो वो इस चीज के ऊपर उस तरीके से बातें करते हैं। हाँ, दूसरा ग्रुप भी है जो एक्चुअली बेनिफिशियरी है, तो वो उसके इन जमातों के अंदर जो कहता है कि ऐसे ही चलता रहे। पीटीआई ने कौन सा जो है हमारे साथ को बहुत अच्छा किया था, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनकी कबूलियत हो जाए, वो भी हमारे साथ ये करेंगे। बेनजीर तो से अगर इसके ऊपर आपको कमेंट ले लगता है लेते कि हैं, उसके ऐसा बाद ही एक होगा और तो चीज। फिर तो इस चीज को खत्म करें ना। बेनजीर, अलीना, ये चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? कि हम बैठ के इंतज़ार करें कि सियासतदान जो है वो करेंगे तो फिर ही सिविल सोसाइटी जागेगी। और सिविल सोसाइटी जो है वो, हमारी सिविल सोसाइटी इस वक्त बहुत बटी हुई है और बहुत पोलराइज्ड है। मैंने अभी आपको मिसाल दी जब जो 6 जजेस थे उनके ख़त की, और तब किसने उनका साथ दिया? कौन, हम मीडिया में से कितने लोग बोले, कितने लोगों ने रेजिस्ट किया, कितने वकला बोले, कितनी और सिविल सोसाइटी बोली? ये बड़े मौके थे जो हमने मिस किए। तो मैं तो यही कहूँगी कि साइमल्टेनियसली ये चीज़ें हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी रेजिस्ट करे और साथ साथ सियासतदान भी बात करें। और जैसे महमल बात कर रही थी कि ये जो 2 सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि ये जो हो रहा है मुल्क में ये ठीक नहीं है। उनको इंगेज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कहें पहले आप फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि हम बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हुए हैं अलीना। हमें नहीं पता इसके बाद क्या क्या बदल जाएगा हमारे आइन के अंदर और कितना मजबूत ये हाइब्रिड निज़ाम होता चला जाएगा। तो हम अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता नहीं फिर हमें बाद में मौका भी मिलेगा या नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा भट्टी साहब, छोटी सी, सॉरी, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल, जैसा मैंने पहले कहा था ना कि आप देखें कि पीडीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी ने रोका नहीं था, यानी जब पीडीएम बन रही थी, उसके गुजरावाला जलसे के बाद मियां साहब के ऊपर पाबंदी लगी। फिर हमने देखा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इंटरनेट की तारें काट दी गई थी उस वक्त की हुकूमत। और तो ये वो जो जमातें यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये देखा हुआ है कि इनके साथ ये हुआ, तो अब इनको वैसे ये चीज, इन्होंने ये हाइब्रिड निजाम ने जो इस तरह किया है कि उनको करने ही नहीं दी, इजाजत ही नहीं दी इस अपोजिशन पार्टीज की गठजोड़ को। तो ये जो चीज है इसके ऊपर इन जमातों को सोचना चाहिए। चले प्रैक्टिकलिटी के ऊपर किस तरह से आगे चल सकता है, सियासतदानों के बगैर ही या सिविल सोसाइटी को भी अगर सियासी जमातें इसके ऊपर इकट्ठा नहीं होती तो आगे बढ़ाना चाहिए। ज़रा इख्तलाफ पाया जा रहा है, भट्टी साहब और बेनज़ीर एक तरफ हैं, महमल साहिबा एक तरफ हैं, लेकिन पैनल इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि हर हाल में इस वक्त इन दोनों चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो या मीसाक जमहूरियत हो। और इस चीज़ के ऊपर तमाम सियासी जमातों बशमूल हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यूट्यूब सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आप लोगों के भेजे गए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। बेनज़ीर से करते हैं पहला सवाल। बेनज़ीर, तहरीक इंसाफ ने अमरीकी अखबार में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक एक इश्तिहार दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इश्तिहार पीटीआई ने नहीं दिया। लेकिन ये मुहिम जो है या इश्तिहार जो है इसकी भरपूर तौर पर रीशेयर तो कर रही है और तशहीद भी कर रही है पीटीआई। सवाल ये हो रहा है कि क्या ये तरदीद और फिर इश्तिहार को फैलाना तज़ाद है और इससे बयानिए पर असर पड़ेगा? नहीं अलीना, एक पार्टी का एक विंग है, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक ऐड निकाल दिया बाहर, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? ठीक है, पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है, वो चाहते भी हैं इमरान खान साहब की रिहाई हो। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस पर इतना शोर क्यों मच रहा है। एक सियासी जमात है, 2 साल से उनके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, सख्त से सख्त उन पर क्रैकडाउन हो रहा है, रिलीफ उनको मिल नहीं रहा, उनके पास कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं है, यही हैं कुछ ऑप्शंस। ठीक है, ये ऐड जो है जब मैंने पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, जैसे इसमें सैंक्शंस की बात की गई और फोर्स रिटायरमेंट की बात की गई, जो जिस किस्म की मुदाखलत जो है मेरे ख्याल से अमेरिका की तरफ से नहीं आनी चाहिए इन मामलात पे। लेकिन एक ऐड है, आप किसी का ऐड निकालने से रोक नहीं सकते और आप किसी को रीशेयर करने या रीपोस्ट करने से उसको रोक नहीं सकते, और वो लोग कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी आज हंसी आ रही थी क्योंकि पंजाब में जो वुज़रा हैं वो बड़ी बातें कर रहे थे कि ये जो ऐड है ये पता नहीं कितने इसमें पैसे लगे होंगे। ये प्राइवेट फंड्स हैं, उन्होंने अपने जितने मर्जी खर्च किए हों, ऐड निकाले हों। आप यहाँ पे 60 पेजेस का सप्लीमेंट निकालते हैं, वो भी आवाम के पैसों से, और जब हम पूछते हैं कि आपके कितने पैसे लगे और आवाम के कितने पैसे लगाए आपने, तो आप जवाब नहीं देते। तो मेरे ख्याल से इतना कोई आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। हमारे मुल्क में फॉरेन पॉलिसी जो है वो सब कह रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, तो ठीक है आप इग्नोर करें, आगे चलें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बेनज़ीर। महमल, आपसे अगला सवाल तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ही सवाल है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक का नुक्ता अरूज करार दिया था और बानी ने जेल से इसको लीड करने का ऐलान भी किया था। अब एक दिन बाकी है,
क्या आप समझती हैं वो मोमेंटम बन सका है जिसका दावा किया जा रहा था? अनफॉर्चुनेटली एलिना नहीं। आप ये देखिए कि उसकी एक दिन यानी कि बयान आता है कि जी पीक पे होना है, अगस्त 5 तो पीक का दिन होना था ना, पहले शुरुआत का दिन तो नहीं था। फिर हम सुनते हैं कि नहीं जी 90 दिन का कोई स्ट्रैटेजी होनी है। अच्छा, फिर एक दिन हम सुनते हैं कि एक एक दिन की रैलीज निकलनी है। फिर हम सुनते हैं कि नहीं अच्छा रही साहब जो है यानी कि ये जो टीटीएपी जो ऑपोजिशन अलायंस है इन्होंने लीड करना है। तो डिफरेंट किस्म के बयानात और एक कंफ्यूजन नजर आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा। और इसीलिए फिर ये भी कहा गया कि जी जेल से खान साहब इस चीज को लीड करेंगे, यानी जेल से चले वो आपको गाइडेंस तो दे सकते हैं लेकिन लीड तो जो ऑन द ग्राउंड लोग होते हैं वो करते हैं ना। अब मसला ये लेना कि एक पीटीआई की एक उनकी पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, दूसरी उनकी स्ट्रैटेजी है। मकबूलियत जरूर है, बरकरार है, यानी कि वोटर्स उनके हैं, सपोर्टर्स उनके हैं, लेकिन जब स्ट्रैटेजी ही नहीं है और उनकी लीडरशिप की तरफ से स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर किस तरीके से होगा। और उसमें एक बहुत बड़ी जो है फॉल्ट वो खान साहब की भी है, क्योंकि वो हमेशा से जिस तरह बुज़दार या महमूद खान इस तरह की वो लीडरशिप चाहते हैं कि जो उनके मातहत हों या उनकी कोई अथॉरिटी ना हो। और इसी वजह से जो इस वक्त उनकी लीडरशिप बाहर भी है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेना, क्योंकि एक आकर कोई बात कहता है तो दूसरा आकर उसे रद्द कर देता है कि नहीं नहीं खान साहब ने तो ये नहीं कहा था, ये तो गलत है। उसकी वजह से एक लोगों के अंदर भी एतमाद नहीं है। और एक और चीज़ है लीना, यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर बहुत बात करते हैं मौरूसी सियासत की, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात होती है, पाकिस्तान में मौरूसी सियासत बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फैमिलीज जब ओनरशिप लेती हैं, या तो फैमिलीज ओनरशिप लेती हैं तो तहरीकें आगे चलती हैं, या फिर ये कि आप अपनी सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप को भी इतना स्ट्रांग करते हैं कि उन्हें पता हो कि जी ये लीडर्स इसको रद्द नहीं इनकी बात को करेगा। और खासतौर पे फैमिलीज का एक रोल है अली ना, वो बेगम कुलसूम नवाज जब मुशर्रफ दौर ठीक के है, अंदर उन्होंने लीड ठीक है। की, बेगम नुसरत भुट्टो थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, मरियम नवाज थी। फिर इवन आप कह लें कि 26 नवंबर वाली में बुशरा बीबी ने भी एक मोबिलाइजेशन तो पीटीआई की, तो वो भी एक एलिमेंट जो है इस वक्त पीटीआई के अंदर वो मिसिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच महमल। अच्छा जी, भट्टी साहब से करते जल्दी से अगला सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है ऑपोजिशन ने चीफ जस्टिस से हुकूमत के खिलाफ चीनी के मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, क्या कमीशन से ये मामला हल हो जाएगा? सवाल ये है मैडम शेख कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब इस पोजीशन में हैं कि शुगर माफिया के खिलाफ कोई कमीशन बनाएं। उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर वो कमीशन बना देते हैं, आईनी बेंच के पास मामला नहीं जाता, उनके पास आता है, वो कमीशन बना देते हैं, तो क्या इस कमीशन से मामला हल हो जाएगा या कमीशन खेलने से शुगर माफिया को लगाम मिल जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है मैडम शेख कि कमीशन की ज़रूरत क्यों है? क्या कोई चीज़ छुपी रह गई है? क्या किसी को ये नहीं पता? आम बंदे को पता है गली मोहल्लों में कि शुगर मिलें किसकी हैं, कौन इंपोर्ट करके पैसे कमाता है, कौन एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है, कौन कीमत बढ़ाकर पैसे कमाता है, कौन इजाज़त देता है ये सारा कुछ करने की। तो मैडम शेख बात यह है कि अगर आप फिर भी कमीशन खेलना चाहते हैं तो इमरान खान दौर में मेरी ज़िंदगी में सबसे मजबूत हाथ डाला गया था शुगर कमीशन को, और यानी शुगर माफिया को, और शुगर कमीशन पर कमीशन बना, ऑडिट हुआ शुगर मिलों का, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, उस पर रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट मौजूद है, वही रिपोर्ट पढ़ लें, सेम वही। परसों मैं खबर पढ़ रहा था आखिरी जुमला कि इमरान खान दौर दोहराया जा रहा है। मतलब उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, पहले इंपोर्ट फिर एक्सपोर्ट फिर कीमत बढ़ गई थी। तो अब मैडम शेख जब हुकूमत, अपोजिशन और ये सारे बड़े इन सारों की शुगर मिलें होंगी तो क्या कमीशन, तो क्या उस पर मुतालबा, तो क्या उस पर अमल दरामद होना है? ये बदकिस्मती है। हाँ, कहना ये है कि खुदा के लिए चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं, शक्कर खाएं, खुद इनकलाब लाएं। गुड़ भी महंगा हो जाएगा आपके कहने से, फिर क्या करेंगे? जी, वो कम अज़ कम किसानों की जेब में पैसा जाएगा, कम अज़ कम किसान उससे मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है जी। विद दैट जी, भट्टी साहब का आपने पैगाम भी सुन लिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।